Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. We have started the first chapter of genetics, that is Principle of Inheritance and Variation, and its number in NCERT is chapter number 5. We have discussed the pre-Mendelian theories कि मेंडल से पहले जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो थ्योरीज थी लाइक पाइथागोरस की, हिपोक्रेट्स की, एरिस्टोटल की, ठीक है, विजमिन की, डार्विन की, ये जो थ्योरीज थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मेंडल, इट्स वर्क एंड द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द जेनेटिक्स, वो टर्म जो बार बार फ्रीक्वेंटली जेनेटिक्स में या इस चैप्टर में यूज होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रिगोर जॉन मेंडल और G.J. मेंडल is also known as father of genetics. जो मेंडल है he was born in 1822, ठीक है, 1822 में बोर्न हुए थे। कहाँ पे? इन द हेनजेंडॉर्फ। कहाँ पे बोर्न हुए थे? हेनजेंडॉर्फ, ठीक है। देन ही वर्क एज ए मॉन्क इन द ब्रुन मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया। उन्होंने एक मोंक की तरह वर्क किया ऑस्ट्रिया की एक मोनेस्ट्री में। यहीं पे इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था, जो गार्डन पीप एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। 1851 में वो वियना चले गए स्टडी के लिए, और स्टडी कहाँ किस पे की? दैट इज ऑन द नेचुरल साइंस। उस जमाने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं होती थी, सब कुछ पढ़ाया जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स एस्ट्रोलॉजी, हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ नेचुरल साइंस में आती थी। तो जो मेंडल है 1851 में वेना चले गए अपनी स्टडीज़ के लिए। देन उनका एक टेस्ट होना था, ठीक है, टीचिंग के लिए उस टाइम पे एक टेस्ट होता था, और वो क्लियर नहीं कर पाए तो वो वापस के आ गए, अपनी मोनेस्ट्री में आ गए। और उनका जो ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग करना अच्छा लगता था। फिर उन्होंने देखा कि कुछ वेराइटीज़ डेवलप हुई हैं, तो उस गार्डनिंग से ही उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट थी, अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, वो स्टार्ट की, ठीक है। एंड द ईयर वाज 1856। तो उनका जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो 1856 में स्टार्ट हुआ, और उन्होंने 1856 से 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, ठीक है। और अपना फाइनल जो रिजल्ट उनका आया इस एक्सपेरिमेंट का, दैट वाज इन द 1865। सब कुछ कर लिया, रिजल्ट आ गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया 1866 में, ठीक है। 1866 में उन्होंने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया रिगार्डिंग हिज एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज ऑन द गार्डन पी, एंड द बोटानिकल नेम ऑफ गार्डन पी इज पायसम स्टाइवम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंडल ने पायसम स्टाइवम को ही क्यों चूज किया? फर्स्ट, जो गार्डन पी है या पायसम स्टाइवम है, उसमें वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से सारे के सारे कैरेक्टर्स उसमें वेल डिफाइंड हैं। नेक्स्ट, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मोस्टली क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, इजीली हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो मेच्योरिटी पीरियड है, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है उसकी कम है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बहुत जल्दी आ जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन को ग्रो किया तो कुछ ही टाइम में क्या है, सेकेंड जनरेशन भी ग्रो कर जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था गार्डन पी पे वो क्या था। तो अब हमें पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेंडल ने सबसे पहले एंथर को रिमूव किया, ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ एंथर। एंड द प्रोसेस और द टेक्निक ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर को जो रिमूव करना जरूरी था, अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती और डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं आ पाते, ठीक है। तो एंथर को रिमूव कर दिया एक प्लांट से और उसको बोला इमैस्कुलेशन, तो इसे फीमेल प्लांट कंसीडर कर लिया। और जो दूसरा प्लांट था दैट वाज कंसीडर एज अ मेल प्लांट, और इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स जिससे एंथर को रिमूव किया है या जो डिजायर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए था उसमें ट्रांसफर कर दिए, एंड दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन करवाने के बाद मतलब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स शेड हो गए तो इसको मसलिन क्लॉथ से या फिर पॉलिथीन बैग से कवर कर दिया एंड दिस इज नॉन एज बैगिंग। क्योंकि बैगिंग, ताकि कोई दूसरा पॉलन इसके ऊपर ना गिर सके और सिर्फ जो हमने पॉलन शेड किया है, ठीक है, जो हमने पॉलन शेड किया है वही उसके ऊपर गिर सके, ठीक है। सो दिस वाज द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट दैट वाज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन हो रही है और वो भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस से, दैट इज वाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने स्टार्टिंग में ना 34 कैरेक्टर्स पे वर्क किया, 34 वेराइटीज ली, 34 से आगे 22 पे, ठीक है, और 22 से फाइनल जो रिजल्ट था दैट वाज ऑन द 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर और वी कैन कॉल द 14 वेराइटीज। और जो कैरेक्टर्स थे वो भी क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है। हम एक टर्म यूज करेंगे दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो वो 7 कैरेक्टर्स, 7 पेयर कैरेक्टर्स के क्या थे? फर्स्ट दैट इज द प्लांट हाइट, ठीक है, और प्लांट हाइट में भी अब कॉन्ट्रास्टिंग है तो क्या होगा? टोल एंड ड्वार्फ, टोल एंड ड्वार्फ, ठीक है। मैं अल्फाबेट्स लिख देती हूँ, टोल एंड ड्वार्फ। देन फ्लावर पोजीशन दैट वाज टर्मिनल एंड एक्सियल, फ्लावर पोजीशन टर्मिनल एंड एक्सियल, ठीक है। पोड शेप, पोड क्या होता है? जो मटर होता है ना, मटर के दाने जिसमें आते हैं तो वो जो छिलका है, बाहर का जो छिलका है उसको पोड कहते हैं। उस पोड की शेप कैसी होगी? या तो वो फूला फूला आता है, कई बार क्या होता है पिच का वो भी आता है, कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आता है, ठीक है, तो दैट इज इनफ्लैटेड या कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर, 2 तरह के फ्लावर कलर्स थे, पर्पल और वाइट, ठीक है। देन सीड कलर दैट इज येलो एंड ग्रीन। पोड कलर, जो छिलका है उसका कलर दैट वाज ग्रीन एंड येलो एंड द सीड शेप दैट वाज राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। ये क्या थे? दे वर द 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वर चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, ठीक है। यूजुअली 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर ये 7 कैरेक्टर प्रेजेंट थे, जैसे कि प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, ये तीनों कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, या 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में से कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर मेंडल के कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, जो मेंडल ने लिए थे, तो 4 क्रोमोसोम्स पे थे। अब जिसमें प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पोड शेप दैट वाज ऑन द 4th क्रोमोसोम, ठीक है। फ्लावर कलर एंड द सीड कलर वाज ऑन द 1st क्रोमोसोम, ठीक है, किस पे था? पहले क्रोमोसोम पे। पोड कलर 5वें क्रोमोसोम पे और सीड शेप वाज ऑन द 7th क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 4 क्रोमोसोम का नंबर है जिस पे मेंडल के 7 कैरेक्टर प्रेजेंट थे। कौन कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 4, 1, 5 एंड 7। सो 3 कैरेक्टर्स, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन और पोड शेप 4th क्रोमोसोम पे, ठीक है। फ्लावर कलर और सीड कलर 1st क्रोमोसोम पे, पोड कलर 5th क्रोमोसोम पे और सीड शेप 7th क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स लिए, 7 पेयर कैरेक्टर लिए, 14 वेराइटीज लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेंडल ने कितने पेयर्स कैरेक्टर के लिए थे, तो 7 पेयर्स। वेराइटी कितनी थी? 14, ठीक है। तो वेराइटी पूछ लेगा तो 14 बोलेंगे, पेयर्स में कैरेक्टर पूछेगा तो दैट वाज 7। नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस? भाई वो क्या कारण था जिसके कारण मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ? पहला जो उसने प्लांट लिया था दैट वाज द पाइसम स्टाइवम, गार्डन पी, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंडल की सक्सेस में। दूसरा, उसने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर लिया, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को चूज किया, ठीक है। सारे के सारे जो रिजल्ट्स आए उनका एक एनालिसिस किया, मैथमेटिकल एनालिसिस किया, ठीक है, नंबरिंग की उनकी, और 3rd जनरेशन तक क्या है, जो 3rd जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल ने कंडक्ट किया, ठीक है। ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, लेकिन नहीं कामयाब हो पाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डार्विन की थ्योरीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी,
ठीक है, चर्चा में थी डार्विन की थ्योरी, इसीलिए मेंडल के वर्क को दबा दिया गया कि ये तो पागल है, बायो में मैथ्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी थोड़े ना होते हैं। तो वो उसके पास एक सक्सेसफुल या फिर एक सॉलिड प्रूफ नहीं था। उसने क्या किया, अपने सारे काम को कागज पे लिखा, पोथे बनाए, ठीक है, और अपनी मॉनेस्ट्री में डाल दिया। तो अब 3 और उसके बाद, ठीक है, मेंडल का वर्क कंप्लीट हो गया, मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की डेथ होने के बाद 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। दैट वाज टेशरमार्क, ठीक है, टेशरमार्क, कॉरेंस एंड ह्यूगो डी वेरीज। ह्यूगो डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज जिनका म्यूटेशन से भी रिलेशन है, ठीक है, ये इन्होंने म्यूटेशन के ऊपर भी बहुत वर्क किया था। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। उनको जब पता चला कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो मॉनेस्ट्री में आए, उनके सारे कागज थे, ठीक है, उन सबको उठाया, उन सारे एक्सपेरिमेंट को दोबारा कंडक्ट किया। जो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उन सबको कंडक्ट किया और फिर दुनिया को बताया कि देखो इसने कितना अच्छा काम किया है, और फिर लोगों को मेंडल के वर्क का इंपॉर्टेंस पता चला। तो किसने किया, टेशरमार्क, कॉरेंस एंड ह्यूगो डी वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म्स हैं जेनेटिक्स में यूज की जाती हैं, दैट इज फर्स्ट इज द जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए की फंक्शनल यूनिट, ठीक है। जीन क्या है? डीएनए की फंक्शनल यूनिट। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसके ऊपर पर्टिकुलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे ट्रेट के लिए, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो एक किसी भी एक ट्रेट, एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे कहते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन फॉर द हेयर कलर, जीन फॉर द स्किन कलर, ठीक है। अभी ये जीन टर्म थी, इट वाज गिवन बाय जॉनसन। किसने दी थी? जॉनसन ने, ठीक है। नेक्स्ट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो नाम से पता चल रहा है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन, किसी भी ट्रेट का, किसी भी कैरेक्टर का जेनेटिक एक्सप्रेशन। जब हम लोग क्रॉसेस करेंगे, मेंडल का मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अब यूं तो डीएनए निकाल के तो देख नहीं सकते कौन सा सीक्वेंस है, तो उसके लिए अल्फाबेट्स यूज करते हैं। तो वो जो अल्फाबेट जो उस कैरेक्टर को डिनोट कर रही है, दैट इज द जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। फिनोटाइप दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, फिजिकल अपीयरेंस, जो हम देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं। तो ये क्या है? फिनोटाइप है। क्या है ये? फिनोटाइप। और जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही टर्म दी थी जॉनसन ने। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस जब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में किया था तो फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाली, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकाली, ठीक है। वही 1:2:1, 9:3:3:1 जो डायहाइब्रिड क्रॉस की थी, ये सेम वही है, जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। नेक्स्ट इज द अलील। अलील और एलिलोमॉर्फ, दैट इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अब कोई भी एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किन कलर और द हेयर कलर। एक कैरेक्टर हो गया हेयर कलर, लेकिन उसमें वैरायटी तो है, इसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स तो हैं कि ब्राउन है, ब्लैक है, ठीक है, ग्रे है, वट एवर बी द कलर। तो ये क्या है? उस कैरेक्टर की ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, और ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स कहलाती है अलील। क्या कहलाती हैं? अलील। तो जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है, और एक जीन में क्या है? 2 अलील्स होती हैं, डोमिनेंट हो सकती है, रिसेसिव हो सकती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अगर दोनों ही अलील सेम हो, ठीक है, पहले मैं डोमिनेंट रिसेसिव बता देती हूँ, फिर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पे आते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है? जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ प्रेजेंट रहते हैं तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और रिसेसिव को सप्रेस कर देता है। तो जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो कहलाता है रिसेसिव, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है वो कहलाता है डोमिनेंट। तो अगर कोई भी कंडीशन है, कोई भी कैरेक्टर है, उसकी जो अलील है, दोनों ही अलील या तो डोमिनेंट हो, ठीक है, या दोनों रिसेसिव हो, मतलब दोनों अलील सेम होनी चाहिए, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस। क्या टर्म यूज करते हैं? होमोजाइगस। लेकिन
अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव हो, जीन पेयर में प्रेजेंट रहता है, उसमें एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है, दैट इज द हेट्रोजाइगस, डिफरेंट अलील्स हैं, ठीक है। और ये जो अलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दैट वाज गिवन बाय बेटसन, ये टर्म किसने दी थी? बेटसन ने, ठीक है। तो समझ में आया डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। चलो नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल का मतलब है इसमें अजम्पशंस की जाती हैं। कोई भी बाइसेक्सुअल प्लांट ले लें तो एक बार हम ए प्लांट को मेल एज ए मेल कंसीडर कर लेंगे, बी को एज अ फीमेल, उसके बाद क्या करेंगे, ए को एज अ फीमेल कंसीडर कर लेंगे और जो बी है उसको मेल, तो दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट इज द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का ये ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब है अगर किसी भी इंडिविजुअल को उसके पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाई जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि कोई भी टोल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, ठीक है, और इसकी फर्स्ट जनरेशन आ गई दैट इज टोल। तो अब इस फर्स्ट जनरेशन को इन दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे, वो कहलाती है बैक क्रॉस। क्या कहलाती है? बैक क्रॉस। लेकिन इस इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएं, इस इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएं तो वो कहलाती है टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। मतलब किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दो, बैक क्रॉस हो जाएगी, और सिर्फ अगर हम लोग उसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं देन इट विल बी द टेस्ट क्रॉस। एंड द लास्ट टर्म दैट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब है किसी भी कैरेक्टर को सेवरल जनरेशंस तक कंटिन्यू उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे ताकि वही कैरेक्टर क्या है बिल्कुल पक जाए, वही कैरेक्टर आ जाए, तो वो कहलाती है ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ठीक है। क्या कहलाएगा? ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो भाई ये था मेंडल के बारे में, ये था मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द लॉज ऑफ मेंडल, कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए, उनका क्या क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, उनके क्या क्या एक्सेप्शंस थी। लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, और उन मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के क्या जो कंक्लूजन होगा दैट इज द लॉज। उन लॉज को किसने यूज किया, किसने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया, और कौन कौन से उसके क्या थे, दैट इज भाई एक्सेप्शंस थे। लाइक लिंकेज, मल्टीपल अलील और ये सारी कोडोमिनेंट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें भी लिखा होता है दैट परफॉर्म द मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उसके लॉज के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये नीट के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नीट के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।